नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 के जीएस पेपर 2 इसमें आईआर के आज जो क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस थे, उनको आज डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आज आपके लिए कुछ नई चीजें ऐड करी है, एक बार उनको बता देता हूं आपको। जैसे अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तो ये नई चीजें, क्वेश्चन की थीम क्या है, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं कि इसमें क्या पूछा है, व्याख्या पूछा है, परीक्षण करना पूछा है, आलोचनात्मक व्याख्या पूछा है, उसको डिस्कस करेंगे कि क्या उसके बेस पे आंसर लिखा जा सकता है, किस तरीके से लिखना है, प्लस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है, उसका प्रॉपर एकदम अच्छे से विश्लेषण करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये नई चीज है। प्लस आंसर जब खत्म होगा तो उसमें आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी मिल जाएगी कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको लिखना पड़ेगा आपको उस आंसर में, उसके डिमांड के अनुसार, कौन कौन सी गलतियां जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं उसको नहीं करना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्लस वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स भी है जिनको आप मेंस में यूज करने के लिए, आने वाले मेंस में यूज करने के लिए अलग से आप नोट कर सकते हो। अलग से आपको एक नोटबुक बनानी है, डेली के ये जो वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स होंगे उसको आपको अलग से लिखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं उनको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो भी सवाल हो कोर्सेज से रिगार्डिंग, हमारे मेंस आंसर राइटिंग और जो भी कॉम्बो कोर्सेज चल रहे हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 2024 के 4 क्वेश्चंस को अपने लिया है आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो पश्चिम है, मतलब यूरोप और यूएसए, वो चीन की जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को कैसे एक विकल्प के रूप में चूज कर रहा है, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत को विकसित करा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था जो मध्य एशियाई गणराज्य है, सेंट्रल एशिया वाले जो कंट्रीज है, उनके साथ भारत के जो सहयोग है वो राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर, उसको बताना है, उसका वैश्विक भू राजनीति में क्या महत्व है उसके ऊपर आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन था 15 नंबर का, वैश्विक सुरक्षा के लिए आतंकवाद का खतरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकवादी विरोधी जो समिति है उसका उसकी जो प्रभावशीलता है वो कितनी अभी प्रभावी है, चुनौतियां कौन कौन सी है उसको आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन था वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में मालदीव का भू राजनीतिक, भू रणनीतिक, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में क्या महत्व है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए 2024 का पहला क्वेश्चन आईआर का, पश्चिम यानी यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, पश्चिम भारत को किस तरीके से चीन की जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है, एक ऑप्शन है किसका, चाइना का। चाइना की जो सप्लाई चेन है इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज है, यूएसए है ना, वो बहुत ज्यादा निर्भर है। तो अब भारत को विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है, ये 2024 में पूछा था। ठीक है, चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत एक सहयोगी के रूप में, एक स्ट्रेटेजिक सहयोगी के रूप में कैसे बढ़ावा दे रहा है यूरोपियन यूनियन और यूएसए को, पश्चिम को। उदाहरणों के साथ आपको इस कथन की व्याख्या करनी। अब देखिए थीम क्या है, थीम यह है कि भारत को अगर विकसित कर रहे हो चाइना की सप्लाई चेन से इतर, तो वो कौन सी नीति है, चाइना +1, यानी +1 कौन, भारत, कि चाइना के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक और ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसमें सप्लाई चेन में बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, विनिर्माण में बढ़ावा दिया जा सके उस देश को। तो चाइना +1 की रणनीति यूएसए और पश्चिम के जितने भी देश है वो अपना रहे। आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन, यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस, यानी किसी एक देश यानी चाइना पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है, आपको बहुत सारे विकल्प और बनाने हैं। अगर मान लो चाइना मना कर दे कि हम तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो इसीलिए चाइना के अलावा भी ऐसे देशों को विकसित करना है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को असेंबल करवा सकते हो और उनका विनिर्माण हो सकता है। आ गया समझ में? ठीक है, इंडो पैसिफिक भू राजनीति में महत्व को बताना है। ठीक है, इंडो पैसिफिक भू राजनीति में चाइना, ठीक है, इसके इतर भारत को भी विकसित करना है। और भारत पश्चिम की जो रणनीतिक साझेदारी है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की मुख्य थीम है। आ गया समझ में? डायरेक्टिव वर्ड क्या है इसमें, सिंपल है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या कीजिए का सिंपल क्या मतलब है, एक्सप्लेन आ सकता है इंग्लिश में, एलोबरेट आ सकता है। तो कथन में दिए गए दोनों पक्षों को, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला विकल्प, रणनीतिक और आर्थिक राजनीतिक सहयोगी के रूप में जो भारत को उबार करके लाया जा रहा है, उसके ठोस उदाहरण, पहल और डेटा को प्रस्तुत करना, सिंपल। ठीक है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की,
आपूर्ति श्रृंखला में चाइना की निर्भरता को कम करने के लिए पश्चिम द्वारा भारत के विकल्प बनाने के लिए कौन कौन से तंत्र अपनाए जा रहे हैं? आईपीईएफ है, टीटीसी है, सेमीकंडक्टर डील है, मैन्युफैक्चरिंग जो शिफ्ट है, ठीक है। चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को बीआरआई मतलब बॉर्डर जो रोड इनिशिएटिव है इसका, ठीक है, इसका नाम क्या है यार, बीआरआई का फुल फॉर्म आप एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। ओके, एक मिनट में बताता हूँ ना, मेरे दिमाग से निकल गया यार, एक मिनट, हाँ एक मिनट। बीआरआई फुल फॉर्म, हाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यार, बॉर्डर नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एकदम दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। दक्षिणी जो चीन सागर है उसमें जो चाइना की आक्रामकता है ना, उसको संतुलित करने के लिए भारत को एक विकल्प के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे क्वाड बना लिया, आईमैक बना लिया, G20 में मतलब भारत का जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना है। तो चाइना की जो राजनीतिक और जो आर्थिक संप्रभुता है, जो प्रभुत्व है विश्व स्तर पर, उसको कम करना है। फिर प्रासंगिक उदाहरण आपको प्रस्तुत करने, लेटेस्ट डेटा को आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है। आ गया समझ में? ठीक है। अब मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता था। आपको ट्राई करना है कि 30 से 35 शब्द मैक्स, मतलब तीन से 4 लाइनों में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखोगे? ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक उथल फुथल और कोविड-19 के पश्चात उभरे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच में पश्चिमी देश चीन केंद्रीय जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे हट करके डी रिस्किंग, ये आपको पता होना चाहिए, डी रिस्किंग मतलब रिस्क को कम कर रहा है। फ्रेंड शोरिंग यानी कि अपने सहयोगी देशों के साथ में इस चीज को बढ़ावा देना है ना, इसकी नीति अपना रहे हैं। किसके बाद? कोविड-19 की जो सप्लाई चेन में जो व्यवधान आए उसकी वजह से जो विश्व स्तर पर संकट देखा गया, उसको ध्यान में रखते हुए विश्व वेस्ट जो है, पश्चिम जो है, पश्चिम के जितने भी देश है, वो चाइना के अलावा ऐसे देशों को देख रहा है जहाँ पर सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहाँ पर विनिर्माण और जो कहीं ना कहीं असेंबलिंग का जो काम है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। भारत अपने विशाल बाजार, कुशल जनसांख्यिकी और रणनीतिक अवस्थिति के कारण पश्चिम के लिए चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व के लिए सबसे सशक्त विकल्प के रूप में अवेलेबल है, ठीक है। भारत के पास में बहुत बड़ा बाजार है, आपको पता है, ठीक है भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा है, ठीक है। भारत के पास युवा और कुशल कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वो है। रणनीतिक अवस्थिति मतलब हिंद महासागर की जो पूरी अवस्थिति है, ठीक है, उसके कारण चाइना के साथ साथ भारत को वो रणनीतिक जो बड़ा रणनीतिक स्तर पर जो बढ़ावा देने के लिए जो कदम है वो उठा रहे हैं। कौन? पश्चिम के देश, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, आपने बता दिया, ठीक है। अब मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने कि जो डिमांड है ना वो किस तरीके से लिखनी है। पहला तो आपको बताना है कि भाई कैसे बढ़ावा दे रहा है, और चाइना की जो प्रभुत्व है उसको भी बताना है साथ साथ, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है वो भी साथ में बताना है। तो देखिए मेन बॉडी में आप सबसे पहले लिखोगे कि आपूर्ति जो श्रृंखला है उसके विकल्प के रूप में भारत को बढ़ावा देना है, ठीक है। आपने हेडिंग डाल दी, किस तरीके से बढ़ावा दोगे? आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण से, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, ठीक है। विविधीकरण कैसे करोगे कि चाइना से हट करके दूसरे देश को विकसित करना है। जैसे कि एप्पल जैसी जो पश्चिमी जो दिग्गज कंपनियां हैं उसने भारत में आईफोन का विनिर्माण तेजी से बढ़ावा दिया, ठीक है। भारत में उत्पादित आईफोन का हिस्सा वैश्विक स्तर पर 14% से भी अधिक पहुंच गया, तो आपने बता दिया, ठीक है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन जैसे जो कंपनियां है उसने तमिलनाडु, कर्नाटक में अरबों डॉलर का निवेश किया। आ गया समझ में? सप्लाई चेन का विविधीकरण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, चाइना से इतर, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया कवर। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड समझौते हुए हैं, साझेदारियां हुई है, ठीक है। अभी 2024 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बहुत सारी अपडेट्स भी आई होगी, ठीक है ना, उस टाइम के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। अमेरिका भारत आईसीएट, पहल आईसीईटी आपने पहल सुना होगा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो भारत और अमेरिका के बीच में आईसीटी पहल हुई है, एग्जांपल आ गया। यूरोपियन यूनियन भारत, ठीक है, ईयू एंड भारत के बीच में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए माइक्रोन का गुजरात में प्लांट विकसित कर लिया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर
के स्तर पर हो चाहे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, यूएसए और यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के साथ में सहयोग को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसमें 14 देशों के इस ब्लॉक का आपूर्ति श्रृंखला समझौता हुआ है, जिसमें भारत को बिना चीन पर निर्भर हुए महत्वपूर्ण खनिजों और घटकों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। अब देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 14 देशों का ब्लॉक है। इसमें यह डिसाइड हुआ है कि भारत को कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण खनिज है और जो उससे रिलेटेड घटक है उसकी जो सप्लाई है वो लगातार की जाएगी। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया का त्रिस्तरीय नेटवर्क है जो कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें जो चीन का एकाधिकार है, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के एकाधिकार को समाप्त करना है और जो औद्योगिक मूल्य श्रृंखला है उसको एकीकृत करना है, इंटीग्रेटेड करना है। आगे समझ में? ठीक है, तो इन 4 स्तरों पर देख सकते हो कि कैसे यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है और जो यूएसए है वो भारत को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए चाइना +1 नीति के आधार पर बहुत सारे जो क्षेत्र है वहां पर सहयोग दे रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व के मुकाबले के लिए रणनीतिक सहयोग कौन कौन से हुए हैं वो आपको बताना है, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक। ठीक है, वो बताना है। पहला सुरक्षा और नौसैनिक संतुलन में, ठीक है, क्वाड बनाया। ठीक है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक की वकालत की जाएगी। ठीक है, इंडो पैसिफिक में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जो चीन के जो दक्षिणी चीन सागर में और हिंद महासागर में जो विस्तारवादी नीति है उसको कहीं ना कहीं रोकेगी। ठीक है, इसके अलावा सैन्य स्तर पर, नौसैनिक स्तर पर मालाबार अभ्यास है और जो समुद्री क्षेत्र में जो जागरूकता है IOR, ISN, ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य हिस्सा है। ठीक है, सुरक्षा और नौसैनिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण में क्या क्या चीजें हो रही है। पश्चिम अब केवल विक्रेता और क्रेता वाले संबंध से आगे बढ़कर के भारत को एक उन्नत विनिर्माण हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कर रहा है। अमेरिका द्वारा जो GF414 जो लड़ाकू जेट विमान है, जेट इंजन है, वो भारत में 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ में संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देगा, जो कहीं ना कहीं चाइना का जो सैन्य दबाव है उसको संतुलित करने में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अपना 2 स्तर पर बता दिया, सुरक्षा एंड नौसैनिक। ठीक है, क्वाड बता दिया है, मालाबार अभ्यास बता दिया। ये 2 पॉइंट भी लिख लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, रक्षा में आप इसका नाम नहीं भी लिखोगे ना तो भी लिख लो ना, यूएसए द्वारा लड़ाकू जेट जो इंजन है उसकी 80% जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को हस्तांतरित की जाएगी, कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए किसमें, रणनीतिक सहयोग में, स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है उसमें। वैश्विक अवसंरचना का विकल्प कैसे, भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा आईमेक जो है ना, और ग्लोबल गेटवे जो EU है, इसकी जो पहले है, जैसे चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो डेप्ट ट्रैप है, इसकी कूटनीति के पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत कर रही है। कौन सा, आईमेक लिख लो बस, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। आ गया समझ में? ठीक है, किसके लिए, वैश्विक अवसंरचना के विकल्प के लिए, सप्लाई चेन के विकल्प के लिए। ग्लोबल साउथ में किस तरीके से रणनीतिक सहयोग हो रहा है कि भारत की जो G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में, वो अफ्रीकी संघ के समावेश ने वैश्विक शासन संरचना में चीन की एक तरफा दावेदारी को चुनौती दी कि अब चाइना, जैसे इंडिया ने G20 की अध्यक्षता करी, उसमें जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल किया गया। ठीक है, उसकी साझेदारी को मतलब शामिल किया गया। तो वो कहीं ना कहीं भारत की रणनीतिक और जो वैश्विक जो पहुंच है वो बता रहा है कि वैश्विक जो निर्णय जो लेने में जो भूमिका है वो भारत की भी बड़ी है। ठीक है, ओके, ये चीज है। फिर आप निष्कर्ष में लिखोगे कि देखिए, यद्यपि पश्चिम द्वारा भारत का समर्थन रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारतीय नीति के अनुकूल है, तथापि भारत को घरेलू अवसंरचनाओं की जो बाधाएं हैं, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आती है उसको कम करना पड़ेगा, अपनी जो विनिर्माण क्षमता है उनको वैश्विक मानकों के अनुसार आप मतलब बनाना पड़ेगा। साथ ही जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत किसी का पिछलगु नहीं है, बल्कि एक बहुक्षेत्र ध्रुवीय जो विश्व है उसमें प्रमुख ध्रुव के रूप में उभर करके आ रहा है। तो एक कोट के साथ में भी आपने एक आंसर को खत्म कर दिया, तो एक बेस्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है,
अब देखिए इस आंसर को और कैसे लिखा जा सकता था। सबसे पहले तो शुरुआत कैसे करनी है कि उत्तर की शुरुआत में आपको सीधे जो भू रणनीतिक शब्दावली है, जैसे डी रिस्किंग है, फ्रेंड शोरिंग है, चाइना प्लस वन नीति है, इन तीनों में से किसी एक के साथ में शुरुआत कर सकते हो। तो वो क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा कि भाई पता है इसको कि इसके पीछे का मुख्य उत्तर है क्या। ठीक है, आंसर में एकदम खुल करके आ जाएगा। दूसरा, उत्तर को दो भागों में स्पष्ट करना। पहला, एक तो आपूर्ति हो जाता है, आपूर्ति श्रृंखला के जो आर्थिक पहलू है उसको बताना है, साथ ही साथ रणनीतिक पहलुओं को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। सामान्य त्रुटियां क्या करोगे आप आंसर लिखते समय, आप केवल क्वाड या फिर सीमा विवाद का उल्लेख नहीं करना आपको। ठीक है, आपको व्यापारिक पहले भी लिखनी है, आईसेट, टीटीसी, ये अगर आप बहुत सारे लिखो तो ठीक है, नहीं तो आईसेट या फिर आईमैक इसको तो लिखना ही है। कॉर्पोरेट निवेश है, इसके उदाहरण आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं 7 से 8 मिनट में इसको लिखने की कोशिश करना है, और 2 मिनट आप ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर 2 मिनट कर लो, शुरुआत में चल जाएगा। ठीक है, 2 मिनट तक आप सोच सकते हो, लेकिन आपको एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप मेंस लिखोगे तो 15 से 20 सेकंड में आपको सोच करके तैयार करना पड़ेगा आंसर की फ्रेमिंग। ठीक है, फिर 5 मिनट में पूरा लिखिए। 1 मिनट में आप अभी पढ़ते टाइम में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ये तो अभी के टाइम के लिए। बाकी जो मेंस लिखोगे उसके लिए आपको 7 मिनट में पूरा आंसर लिखना पड़ेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में। ठीक है, वैल्यू एडिशन के नोट्स अब मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आप खुद भी लिख लेना, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसको आपको नोट्स बनाने में आसान मिले। अब देखिए, भारत और अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार है 2023-24 में लगभग 120 बिलियन डॉलर प्लस पहुंच गया, और भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है वो 29 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। ठीक है, इन यूएस इंडिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप है, उस पर हस्ताक्षर हो गए। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, उसका शुभारंभ हो गया है ना। और ये जो कीवर्ड्स है इनको आपको थोड़ा गूगल कर लेना है, और एक एक चीज को थोड़ा जानकारी निकाल कर वैल्यू एडिशन के तौर पे ऐड करना। ठीक है, अब ये कुछ 2 क्वेश्चन है जो कि 2026 या फिर 27 के जो पेपर है उसमें पूछे जा सकते हैं। डी रिस्किंग की जो कूटनीति है उसके दौर में क्या भारत वास्तव में चीन के विकल्प के रूप में दुनिया का कारखाना बनने के लिए तैयार है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना आपको। ठीक है, खुद से लिखना है, खुद से चेक करना है इसको। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड 2.0 का आर्थिक और तकनीकी आयाम चीन के भू राजनीतिक विस्तार को किस सीमा तक सीमित कर सकता है। इन दोनों आंसर्स को आप एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, आने वाले मेंस के एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य एशियाई जो गणराज्य है, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले, है ना, इनके साथ में जो भारत का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक जो संबंध विकसित हो रहे हैं उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उसका क्या महत्व होगा उस पर भी आपको हाईलाइट करना है बिंदुओं को कि किस तरीके से ये चीजें प्रभावित करेगी। ओके, 1 मिनट है। ठीक है, अब देखिए थीम क्या है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन की थीम ये है कि भारत की जो विस्तारित पड़ोस नीति है, ठीक है, उसको मेंशन करना है। प्लस जो मध्य एशियाई गणराज्य है, कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके साथ में ऊर्जा कूटनीति, कनेक्टिविटी और जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसको मेंशन करते हुए महत्व को बताना है। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड क्या है इसमें, आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि जो संबंध विकसित हो रहे हैं सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज है उनके साथ, उसमें प्रगति कितनी हुई है, क्या क्या उपलब्धियां मिली है, सकारात्मक पक्ष बताना आपको, और साथ ही साथ बाधाएं क्या है, चुनौतियां क्या है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, तालिबान वाला बिंदु भी आपको मेंशन करना है। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों को मेंशन करना है इसमें। ठीक है, आलोचनात्मक पूछा है, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछा आपको, है ना। और क्वेश्चन की मुख्य डिमांड क्या है कि आपको पहले तो विकसित होती हुई संबंध बताने हैं, राजनीतिक स्तर पर समिट हो गई, ठीक है, आर्थिक स्तर पर ऊर्जा व्यापार जो तापी पाइपलाइन है उसके संदर्भ में आप बता सकते हो, रणनीतिक स्तर में सुरक्षा, एससीओ में सहयोग, ताजिकिस्तान से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसको लिखना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में जो सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज है उनका क्या महत्व है, ऊर्जा सुरक्षा हो गई, ठीक है, यूरेशिया मतलब यूरोप तक पहुंचने के लिए एक मतलब कनेक्टिविटी के रूप में किस तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है ना। रूस और चाइना की पश्चिम के साथ में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज है वो किस तरीके से सहयोग दे रही है।
ये चीज बतानी है आपको। चुनौतियों में क्या बताओगे कि सीधी जो भू सीमा है वो अभाव है, कि भाई भारत की डायरेक्ट कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा मतलब भौगोलिक जो परिस्थितियां है वो अनुकूल नहीं है। पाकिस्तान का अवरोध बार बार देखा जाता है, ठीक है, और चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी दबाव है, ठीक है, उसका दबदबा भी है उस क्षेत्र में, तो उसको बताना है। फिर आपको लास्ट में बताना है कि क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके से इन चीजों को सुधारा जा सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं उत्तर को। अब इसमें आप मैप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कि भाई सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। ओके, प्रस्तावना आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? मध्य एशियाई जो गणराज्य है जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो जो सब कंट्रीज है वो भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो नीति है और जो विस्तारित विस्तारित पड़ोस नीति है उसका अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आपने दो चीजें बता दी कि जो सेंट्रल एशियाई जो गणराज्य है उनका भारत के साथ किस नीति के साथ मतलब संबंध विकसित हो रहे हैं। एक तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो नीति है भारत की, प्लस जो विस्तारित पड़ोस नीति है, एक्सटेंडेड जो नेबरहुड पॉलिसी है उसका अभिन्न अंग है। भारत इन दोनों नीतियों के साथ में सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है उनके साथ सहयोग कर रहा है, प्लस यूरेशिया के हृदय के रूप में, मतलब यूरोप और एशिया के सेंट्रल मतलब सेंटर के रूप में ये कंट्रीज स्थित है, ठीक है। और इसका अपना ऐतिहासिक जो रेशम मार्ग है उसके समय से ही भारत की जो सुरक्षा है और जो ऊर्जा आकांक्षाएं है उसका केंद्र बना हुआ है। तो आपने पूरा इंट्रोडक्शन में एक एक चीज बता दी कि किस तरीके से भारत के लिए ये जो सारे देश है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब मेन जो बॉडी होगी उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि कौन कौन से संबंध धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। पहला आप लिखोगे राजनीतिक संबंध, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करोगे, जो भी डेटा होगा, ठीक है, जो जो आपके पास फैक्ट्स हो जो उस टाइम याद आ सके उनको मेंशन करना है। जैसे कि 2022 में आयोजित प्रथम भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में, और विदेशी मंत्रियों की जो नियमित संवाद होते हैं उसके माध्यम से इन कंट्रीज के साथ में संस्थागत जो सहयोग है, इंस्टीट्यूशनल जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारत मध्य एशियाई जो परामर्श समूह है ना, संयुक्त कार्य जो समूह है, जॉइंट वर्किंग जो ग्रुप्स है, वो भी इन देशों के साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आपने राजनीतिक स्तर पर बता दिया, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पर। दूसरा है आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर आपको बताना है कि किस तरीके से ये कंट्रीज बहुत ज्यादा भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। ऊर्जा सुरक्षा में आप क्या लिखोगे कि कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम का प्रमुख आपूर्ति करता है, ठीक है। कजाकिस्तान कजाकिस्तान के भारत के साथ में किस तरीके से सहयोग है, तो भारत को क्या निर्यात करता है, यूरेनियम, जो कि अपने जो परमाणु ऊर्जा है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कच्चे माल के रूप में। तुर्कमेनिस्तान के साथ में भारत का जो तापी पाइपलाइन वाला जो सहयोग है, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में वो गैस पाइपलाइन है, और उज्बेकिस्तान है उसके साथ में यूरेनियम की जो आपूर्ति समझौता है वो भी हो रखा है। तो आपने तीन चीजें बता दी ऊर्जा सुरक्षा में। एक तो यूरेनियम कौन भेजता है भारत को, कजाकिस्तान, ठीक है। तापी पाइपलाइन से उज्बेकिस्तान सॉरी तुर्कमेनिस्तान जुड़ा हुआ है जो कि गैस पाइपलाइन है, तो ऊर्जा सुरक्षा भी स्थिर हो गई, ठीक है। प्लस उज्बेकिस्तान जो है उसके साथ में भारत का यूरेनियम आपूर्ति समझौता हो रखा है। तो ये तीन चीजें ऊर्जा सुरक्षा में आपने बता दी, तो बढ़िया फैक्ट भी आ गया और अच्छे से मतलब जो डिमांड है वो भी फुलफिल कर दिया आपने। तीसरा पॉइंट है आपको आर्थिक और ऊर्जा सहयोग में व्यापार के स्तर पर और कनेक्टिविटी के स्तर पर बताना है कि देखिए व्यापार में आप क्या मेंशन करोगे कि द्विपक्षीय जो व्यापार है वर्तमान में 2 बिलियन प्रति वर्ष तक सीमित है, ठीक है। तो द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज्यादा कम है, जिसे बढ़ाने हेतु अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है INSTC, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये $2 बिलियन का जो व्यापार है द्विपक्षीय व्यापार, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ईरान में जो चाबार बंदरगाह है वो भारत विकसित कर रहा है जिससे सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज है उन तक पहुंच बन सके, कनेक्टिविटी बन सके। आ गया समझ में, ठीक है। तो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं कनेक्टिविटी पर आपने बता दिए पॉइंट्स। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सहयोग है ना, रणनीतिक स्तर पर भारत किस तरीके से सहयोग कर रहा है, सुरक्षा के स्तर पर किस तरीके से भारत के साथ में इन देशों का सहयोग है, उसको आपको बताना है। पहली बात तो आतंकवादी विरोधी जो पहल है, देखिए अफगानिस्तान में तालिबान के आगमन के बाद में जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए SCO, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन है,
उसकी जो रेड स्पेल है, ठीक है, वो क्षेत्रीय जो आतंकवाद है उससे लड़ने के लिए बनाई गई है, RATS, ठीक है, रेड स्पेल, उसके माध्यम से सहयोग हो रहा है। ठीक है, रक्षा अभ्यास में अगर देखें स्ट्रेटेजिक और सुरक्षा सहयोग में, तो उज्बेकिस्तान के साथ में भारत के दस्तलिक और किर्गिस्तान के साथ में खंजर और तजाकिस्तान के साथ में फारखेनी और एनी जो एयरबेस है, उनकी रणनीतिक स्थिति कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा स्तर पर या फिर रक्षा स्तर पर सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो इन चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का दूसरा जो हिस्सा है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बताना है कि जो क्षेत्रीय और जो भू राजनीति है, ठीक है, उसमें इन जो सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज है इनकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको आपको बताना है। ठीक है, पहला है यूरेशियाई संतुलन। कैसे? रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ या फिर चाइना और अमेरिका की जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें कहीं ना कहीं जो ये कंट्रीज हैं ये बहु वेक्टर विदेश नीति को अपनाता है। मतलब किसी एक देश के साथ में आपको जुड़ करके नहीं रहना है, आपको कहीं ना कहीं सभी देशों के साथ में सहयोग को बढ़ावा दे करके रखना है। ठीक है, सभी के साथ सहयोग की नीति को अपनाना है। इसीलिए क्या होता है कि जो भारत है ना, इसके लिए रणनीतिक जो गुंजाइश है, स्ट्रेटेजिक गुंजाइश है, वो बड़ी है कि भाई ये देश सभी के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत की भी एक मतलब जो ये नीति है उसको ये कंट्रीज अपना सकते हैं। ठीक है, यूरेशियाई संतुलन की बात होगी। चाइना की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका एक विकल्प हो सकता है। कैसे? मध्य एशिया में चाइना का जो व्यापार है वो 89 बिलियन US डॉलर से भी अधिक है। ठीक है, और भारत का कितना है? 2 बिलियन US डॉलर। ठीक है, तो इन देशों के साथ में जो ऋण जोखिम है उसको कम करने के लिए भारत एक विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष भागीदार के रूप में ये देखते हैं कि भाई चाइना का तो ऋण बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना से बहुत सारे जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा दिया है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा दे करके ये चीज़ें कहीं न कहीं संप्रभुता को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, अपना जो घाटा है, व्यापारिक घाटा है, उसको कम कर सकते हैं ये देश। नेक्स्ट क्या है कि आलोचनात्मक और जो चुनौतियां हैं उनको भी लिखना है। क्या है? सीधी कनेक्टिविटी का अभाव है भारत का। देखिए, पाकिस्तान द्वारा जो स्थलीय मार्ग है वो नहीं दिया जाता है सहयोग उस स्तर पर, तो भारत की जो सीधी पहुंच है वो बाधित हो जाती है। ठीक है, चाबार और INSTC है वो अभी भी पूरी तरीके से पूर्ण क्षमता तक विकसित नहीं हो पाए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है। आगे समझ में? वित्तीय और अवसंरचनात्मक विषमता है। देखिए, चाइना की तुलना में भारत की जो वित्तीय क्षमता है और जो अवसंरचना विकास की जो गति है वो बहुत ज़्यादा धीमी है, तो इस स्तर पर भी भारत कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। ठीक है, आपको मैप मेंशन कर देना है, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे उस तरीके से बता सकते हो कि भाई कैसे भारत इन चीज़ों को विकसित कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, INSTC का मैप बता सकते हो आप। ओके, निष्कर्ष में आप क्या मेंशन करोगे? 35 से 40 शब्दों में लिखना है कि भारत को इन देशों के साथ, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज जितनी भी हैं, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु एयर फ्रेट कॉरिडोर है ना, इसको शुरू करना पड़ेगा। मतलब वायुयान या फिर वायु मार्ग के थ्रू व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, UPI है, कोविन है, इसका निर्यात करने और सांस्कृतिक जो सॉफ्ट पावर है, फार्मास्यूटिकल है, योग है, शिक्षा है, इसका उपयोग करके यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा दे सकता है भारत। ठीक है, मध्य एशिया के साथ सुदृढ़ संबंध भारत के यूरेशियाई महाशक्ति के बनने की एक कुंजी है। ठीक है, इन कंट्री के साथ में बढ़ावा देकर ही भारत, जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है वहाँ पर भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल सकती है। आगे समझ में? संरचना में देखिए, आंसर राइटिंग में आप क्या चीज़ लिखोगे कि संबंधों को 3 स्पष्ट उपशीर्षकों में बांटना है। राजनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग में बताना है। फिर चुनौती और महत्व को, मतलब इस पर ध्यान देना दोनों स्तर पर कि भाई चुनौती क्या है, महत्व क्या। मानचित्र बता सकते हो। ठीक है, INSTC बता सकते हो, सेंट्रल एशियाई जो कंट्रीज है उनको बता सकते हो, है ना। इससे 1 से 1.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा मैप के थ्रू। आपको उदाहरण देना है, दस्तकलीज, खंजर, कजाकिस्तान में यूरेशियन डील है, चाबार पोर्ट है, उसको आपको मेंशन करना है। वैल्यू एडिशन में आप देखिए क्या लिख सकते हो कि कजाकिस्तान भारत के कुल यूरेनियम आयात का 80% आपूर्ति करता है। आगे समझ में? इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग एट फॉरेन मिनिस्टर लेवल, SCO अशगाबाद एग्रीमेंट भारत 2018 में शामिल हुआ। इन सारी चीज़ों को, तथ्यों को लिखना है, आपको मेंशन करना है कि जब भी सेंट्रल एशिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इन चीज़ों को आपको आंसर में डालना है। ठीक है, भारत ने चाबार बंदरगाह के विकास के लिए ये कुछ टर्मिनल बनाए हैं। ठीक है, कोई हस्ताक्षर किए हैं, तो अगर कोई करंट में इवेंट रहा है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है इन फ्यूचर
चाबार बंदरगाह पर दीर्घकालिक भारतीय प्रबंधन समझौता भारत की मध्य एशियाई कूटनीति में किस प्रकार गेम चेंजर साबित हो सकता है, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तालिबान शासित अफगानिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में मध्य एशियाई सुरक्षा साझेदारी की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार गूगल करके खुद से लिख करके खुद से चेक करना है। आ गया समझ में? ठीक है।